हाँ जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के प्री मिड टर्म एग्जाम यानी कि PT1 एग्जाम के सैंपल क्वेश्चन पेपर को। ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर होते हैं वो किसी भी क्लास के किसी भी स्टूडेंट के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम बात करते हैं बोर्ड क्लास की, जब हम बात करते हैं 10th क्लास की, तो उन स्टूडेंट्स के लिए इन सैंपल क्वेश्चन पेपर के अलग ही मायने होते हैं। आपने टॉपर्स के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, आपकी क्लास के भी टॉपर होंगे। जब हम टॉपर्स की बात करते हैं वो 90 या फिर 95 प्लस स्कोर कर लेते हैं। देखिए, ईजी नहीं होता 90 प्लस या 95 प्लस स्कोर करना। उसमें वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको हम कह सकते हैं कि वो उनकी स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी में क्या क्या रहता है, देखिए, वो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, वो स्टडी को काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेते हैं। जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं उनको भी वो काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेकर के चलते हैं। नोट्स वो प्रिपेयर करते हैं। ओके, इसके साथ साथ एक और चीज़ भी होती है उनकी स्ट्रेटजी की। अगर बात करें तो उनकी स्ट्रेटजी में एक और चीज़ भी इंक्लूड होती है, वो होते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर। चाहे आपके प्री मिड टर्म के एग्जाम हो, चाहे आपके वो मिड टर्म के एग्जाम हो, चाहे वो आपके एनुअल एग्जाम हो, वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर को हमेशा सीरियसली लेते हैं। अब सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से क्या होता है, देखिए, दो सिनेरियो हम लेंगे। मान लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, क्या होगा, सबको सॉल्व कर लोगे, अच्छी फीलिंग आएगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, पॉजिटिव वाइब्स आएगी। जब पॉजिटिव वाइब्स आएगी तो आप थोड़ा सा ज़्यादा जोश के साथ फिर प्रिपरेशन करोगे। अच्छी बात है ना ये। सेकंड सिनेरियो हम ये देखते हैं कि आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देख करके लगा कि भाई मुझे ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, फिर क्या होगा, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको टाइमली पता चल गया कि ये टॉपिक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। आप फिर उन टॉपिक्स के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस कर पाते हो। ओके, ये भी अच्छी बात है। तीसरी चीज़ ये होता है कि जब हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, देखिए, जो PT के एग्जाम होते हैं आपके पीरियोडिक, प्री मिड टर्म हो या पोस्ट मिड टर्म हो, तो उसका पैटर्न हर स्कूल के लिए थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है। ओके, मिड टर्म का पैटर्न जो रहता है वो सेम रहता है, जो आपका बोर्ड का रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। बोर्ड का है वो भी जो CBSE देती है ऑफिशियली तौर पे मिलता है वो सेम ही रहता है। लिटिल बिट अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें पैटर्न के बारे में आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ्स के कितने क्वेश्चंस रहेंगे, लैंग्वेज क्या रहेगी, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी स्कूल से हो, जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिए गए। ओके, जैसे हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके लिए लेकर के आए हैं, सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हिंदी और इंग्लिश में, तो उनमें हम एक चीज़ हर बार डिस्कस करते हैं कि हर सब्जेक्ट में 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए ना वो कौन से टॉपिक है, तो इट मीन्स दैट 75 प्लस स्कोर करना बहुत ईजी हो जाता है। तो वो टॉपिक कौन से, वो भी हमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर से पता चलता है। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की और डिस्कस करते हैं इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। देखिए, ये क्लास 10th SST सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। ये RPVV द्वारका का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, किसी भी स्कूल का लगा लीजिए। ओके, मैंने प्रिपेयर किया, तो सब कुछ इसके अकॉर्डिंग जैसा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। टाइम आपका 1 आवर टू 1 आवर 30 मिनट्स हो सकता है, 90 मिनट्स के आसपास भी आपको टाइम दिया जा सकता है। और ये आपका PT1 का एग्जाम है, जो कि कुछ स्कूल में जुलाई में होता है, कुछ में अगस्त के आसपास होता है। ओके, और टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है। मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ 30 रहेंगे आपके। ओके, ये भी कुछ स्कूल्स में 20 का भी लिया जाता है, कुछ में 40 का भी होता है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए कि द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, ABCD। और क्वेश्चन पेपर में टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे कंपलसरी है, कहीं पे भी हमें इंटरनल चॉइसेस यहाँ पे नहीं मिलेगी। एंड मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच सेक्शन, हर सेक्शन के आगे हमें मार्क्स दिए गए कि कौन सा सेक्शन है, उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें देखिए, सेक्शन A के साथ हम शुरुआत करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, HDI स्टैंड्स फॉर। HDI है वो किसके लिए स्टैंड करती है, HDI का अर्थ क्या है। ओके, HDI का मीनिंग होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जनरली ये होता है कि जब हमें जो एब्रीविएट जो वर्ड्स अगर इंग्लिश में दिए गए, तो हम अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी हम इंग्लिश में ही लिखें। H फॉर ह्यूमन, D फॉर डेवलपमेंट, I फॉर इंडेक्स। हालांकि हिंदी में इसको कहेंगे मानव विकास सूचकांक। क्लियर, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया ये हमारा जियो में से रहेगा, फर्स्ट चैप्टर में से। विच सॉइल इज वेल नोन फॉर इट्स मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। कौन सी मिट्टी अपनी नमी सोखने की क्षमता के लिए जानी जाती है। ओके, कौन सी मिट्टी है जिसमें नमी जो होती है, मॉइस्चर जो होता है, वो लंबे
टाइम तक टिका रहता है, तो वो है ब्लैक सॉइल। ओके, करेक्ट आंसर आपका रहेगा ब्लैक सॉइल। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज अमेंडेड बिटवीन 1970 टू 1993। बेल्जियम के संविधान को 1970 से 1993 के बीच में कितनी बार संशोधित किया गया था, कितनी बार अमेंड किया गया था, बताइए। 4 टाइम्स। ओके, 4 टाइम्स। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ जो हमें क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑफ कंपेयरिंग वेरियस कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए मोस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, किसके बेस पे कंपेयर किया जाता है। जनरली देखिए बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन मोस्ट कॉमन हमसे पूछा गया। ओके, दैट इज एवरेज इनकम और द पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय है, वो मोस्ट कॉमन फैक्टर है जिसके बेस पर अलग अलग देशों की तुलना की जाती है। उसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन दिया गया, नेम 2 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, देखिए भाई मिट्टी का अपरदन क्या होता है। जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है ना, सबसे ऊपरी वाली जो लेयर होती है वो सबसे फर्टाइल होती है। अब उसमें फसलें कैसी होगी उसकी फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। उसी फर्टाइल लेयर का पानी के साथ बह जाना, हवा के साथ उड़ जाना, उसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। ओके, ये 2 टाइप से होता है, गली इरोजन एंड शीट इरोजन। शीट इरोजन में क्या होता है कि शीट इरोजन जो है हमारी दैट इज़ ए स्लो प्रोसेस। इसको आप परत अपरदन या चादरा अपरदन कह सकते हो हिंदी में। ये एक स्लो प्रोसेस होती है, जैसे हल्की सी बारिश आई, हमें पता ही नहीं चला, उसके साथ थोड़ी सी मिट्टी गई है, हल्की सी हवा चल रही है, मिट्टी गई है, पता ही नहीं चला हमें। ओके, दिस इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस। ये स्लो प्रोसेस होती है, जनरली इट अकर्स इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल के एरियाज में होती है। ओके, एंड जनरली इट इज़ नॉट विजिबल, पता भी नहीं चलता, काफ़ी टाइम के बाद पता चलता अच्छा यहाँ इतनी मिट्टी होती थी, कहाँ गई। दूसरा होता है गली इरोजन। गली इरोजन क्या होता है, गली इरोजन को हम हिंदी में बोलेंगे अवनालिका अपरदन। गली इरोजन में क्या होता है, देखिए जैसे नालियाँ बन जाती है, खाइयाँ बन जाती है। ओके, दिस टाइप ऑफ द इरोजन अकर्स इन द एरियाज ऑफ द हैवी रेनफॉल। जहाँ पे अगर हम बात करें स्टीप स्लोप होती है, खड़ी ढाल होती है, वहाँ पर ऐसा होता है, और ये विजिबल भी होता है। जैसे फ्लड वगैरह होती है तो दिखता है ना कि हाँ कटाव हो रहा है, इसी टाइप से इसमें दिखता है। ओके, तो गली एंड शीट इरोजन यानी कि परत और अवनालिका अपरदन 2 प्रकार के अपरदन होते हैं। ये थे हमारे सेक्शन ए के क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पेपर का सेक्शन दिया गया बी सेक्शन में हमें दिए गए 2 मार्कर क्वेश्चन। ओके, देखिए पहले जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर या बोर्ड एग्जाम की बात करें तो कुछ टाइम पहले तक, लास्ट ईयर से पहले की हम बात करें तो उस वक्त तक आपके एग्जाम में 1 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब से आपके 2 मार्कर क्वेश्चन भी रहेंगे। 6th हमें क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन राजस्थान एंड पंजाब। लैंड डिग्रेडेशन के हमें कॉजेज बताने, भूमि अवनयन के कारण बताने। तो देखिए राजस्थान में जो मेन कॉज है दैट इज द डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ द ट्रीज। ओके, पेड़ों की कटाई, वनों की कटाई। और पंजाब की बात करें तो यहाँ पे जो मेन कोज है लैंड डिग्रेडेशन का दैट इज ओवर इरिगेशन, अति सिंचाई। ठीक, उसके बाद 7th क्वेश्चन दिया गया व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स एंड रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स और रिसोर्स प्लानिंग से हम क्या समझते हैं, संसाधन और संसाधन नियोजन से हम क्या समझते हैं। देखिए संसाधन क्या होता है, एनीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस, एनीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड इज नोन एज रिसोर्स। कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है, कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है, उसको हम संसाधन कहेंगे। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो संसाधन है, आपकी बुक्स, आपका बैग, आपकी नोटबुक, आपका पेन, जिस रूम में आप बैठे हो, जिस चेयर के ऊपर आप बैठे हो, आपके रूम में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, आपके घर में जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज रिसोर्स, क्योंकि सारी चीज़ें काम की। आपकी क्लास में जो कुछ आपको दिखाई देता है वो सब रिसोर्स है। ओके, तो रिसोर्स क्या है, एनीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस, एनीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड इज नॉन एज रिसोर्स, उसे हम रिसोर्स कहेंगे। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, रिसोर्स प्लानिंग मीन्स कोई भी चीज़ की प्लानिंग लगा लीजिए, चाहे वो रिसोर्स की प्लानिंग हो या किसी भी चीज़ की, उसमें क्या होता है हम पहले से तैयारी करते हैं ना। रिसोर्स प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग, प्री डिसाइडिंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। यानी कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है, इसको कहेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग मीन्स द प्री डिसाइडिंग अबाउट द रिसोर्सेज टू यूज़ दम वाइजली, कि उनको हम सोच समझ के प्रयोग कर पाएँ, इसके लिए पहले से योजना बनाना संसाधन नियोजन कहलाएगा। इसमें 3 चीज़ें होती है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ओके, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। ओके, ये रिसोर्स प्लानिंग होती है। ठीक, इतना ही बताना है, 2 मार्क का क्वेश्चन है।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन रहेगा सी सेक्शन है, और यहाँ पे हमें दिए गए 3 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। इसमें देखिए 8th हमें क्वेश्चन दिया गया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन खादर एंड बांगर। खादर एंड बांगर के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इनके बीच में तुलना करनी है। देखिए ये जो रिवर फ्लो हो रही है, ठीक, ये रिवर फ्लो हो रही है, तो रिवर के जो पास वाला ये जो इलाका होता है ना, यहाँ पे होती है खादर मिट्टी, ठीक, और ये जो दूर वाला इलाका होता है ना, यहाँ पे होती है बांगर मिट्टी। क्लियर? पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये एल्यूवियल सॉइल जो जलोढ़ मिट्टी है उसी के ही पार्ट है, ठीक। अब देखिए कि ये ऐसा क्यों होता है कि ये जो रिवर है इसमें आ गई फ्लड आ गया, तो पानी इधर उधर आ गया, तो इसके साथ साथ एक न्यू लेयर यहाँ पे बिछ गई मिट्टी की। तो ये वाली है, ये न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है, ये वाली न्यू एल्यूवियल सॉइल है, दैट इज़ कंपैरेटिवली मोर फर्टाइल, मोर सूटेबल फॉर द एग्रीकल्चर। यहाँ पे फ्लड क्यों आती है? बिकॉज दिस एरिया इज़ लो लाइंग एरिया, निचला इलाका है, ये नदी के पास का इलाका है। एंड दिस वन इज़ द फार फ्रॉम द रिवर, ये नदी से दूर है, दिस इज़ फार फ्रॉम द रिवर्स। एंड हाईलैंड, ये उच्च भूमि होती है, एंड दैट डजेंट गेट फ्लडेड एवरी ईयर्स, इसमें हर साल बाढ़ नहीं आती है। तो ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है, दैट इज कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल, लेस सूटेबल फॉर द एग्रीकल्चर। ओके, तो ये सब कुछ हमें बताना है। देखिए खादर और बांगर में बताएंगे, खादर है वो नई जलोढ़ मिट्टी है, दिस इज न्यू एल्यूवियल सॉइल, और ये बांगर है ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है। खादर इज अ लो लाइंग लैंड नियर द रिवर, रिवर के पास की निचली जमीन है, दैट गेट फ्लडेड एवरी ईयर, जो कि जिसमें हर साल बाढ़ आ जाती है। ओके, और बांगर की बात करें, इट इज़ अ हाई लैंड फार फ्रॉम द रिवर एंड इट डजेंट गेट फ्लडेड एवरी ईयर, इसमें हर साल बाढ़ नहीं आती। दिस वन इज़ मोर फर्टाइल, दिस वन इज़ लेस फर्टाइल, दिस वन इज़ मोर फर्टाइल, दैट्स वाई मोर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, दिस वन इज़ कंपेरेटिवली लेस सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। वो कृषि के लिए ज़्यादा बेहतर है, ये थोड़ी कम बेहतर है। ऐसे नहीं कि कृषि नहीं हो सकती, लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम बेहतर है, बस इतना सा बताना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज़ द क्राइटेरियन यूज्ड बाय यूएनडीपी एंड वर्ल्ड बैंक टू मेजर डेवलपमेंट, विच वन इज़ बेटर एंड वाई। हमें बताना है कि यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक है वो अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उनको कंपेयर करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करते हैं और कौन सा बेटर है और क्यों। बहुत कुछ पूछ लिया इन्होंने। देखिए यूएनडीपी की और वर्ल्ड बैंक की बात करें, देखिए 2 एजेंसीज है जो अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं, किसके बेस पे? डेवलपमेंट के बेस पे। यूएनडीपी की अगर बात की जाए, यूएनडीपी से पहले हम वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक कंपेयर्स द वेरियस कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा और द एवरेज इनकम। पर कैपिटा या एवरेज इनकम, जो प्रति व्यक्ति आय है, औसत आय, उसके बेस पे कंपेयर करता है। यानी कि टोटल जो इनकम होती है देश की, उसको भाग दे दिया आपने, डिवाइड कर दिया किससे? टोटल पॉपुलेशन से, आ गई एवरेज। ओके, उसके बेस पे कंपेयर करता है। अब यूएनडीपी की बात करें, यूएनडीपी कंपेयर्स वेरियस कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, ठीक, औसत आय को लेता है ये। सेकेंड वन इज एजुकेशन, थर्ड वन इज द हेल्थ। ये 2 चीज़ें और लेता है जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किसका क्राइटेरिया बेटर है ये बताएंगे। द क्राइटेरियन यूज्ड बाय यूएनडीपी इज फार बेटर देन वर्ल्ड बैंक्स क्राइटेरिया। वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया से यूएनडीपी का क्राइटेरिया बेटर है। क्यों? इसमें हम बताएंगे बिकॉज यूएनडीपीज क्राइटेरिया या यूएनडीपी इंक्लूड्स अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ, कि बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें जीवन की, शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है विकास के लिए, उनको भी शामिल करता है। इसलिए यूएनडीपी का जो क्राइटेरिया है वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, तो ये हमने बता दिया, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे, डी सेक्शन की। डी सेक्शन की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पे मिलेंगे हमें 5 मार्क का क्वेश्चन, 2+1, 3 क्वेश्चन मिलेंगे। एक मैफा का भी क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट वन यहाँ पे दिया गया कि एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, कि देखिए भारत में चित्र की सहायता से भू उपयोग प्रारूप की व्याख्या कीजिए। तो ये आपके एक डायग्राम दिया गया है जियो की बुक में, उसको आपको बनाना है। हालांकि सब कुछ इंक्लूड नहीं करना, हमें बताना है कि देखिए भारत में जो ज़मीन है उसका अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। एक पाई डायग्राम आपका बनेगा, ठीक, जिसमें आप बताओगे सबसे पहले नियर अबाउट 46% के आसपास जो भूमि है वो किसके लिए, ये नेट सोन एरिया में आ जाती है, नेट सोन एरिया NSA में आ जाती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 46%। ऐसे ही फिर 23% के आसपास बात करें तो वो आ जाएगा आपका फॉरेस्ट एरिया, वन क्षेत्र हो गया। ओके, उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनके परसेंटेज आपको लिखने हैं। जैसे इसमें आ गया लैंड नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, उसमें आ जाएगा नियर अबाउट, अगर हम बात करें तो 9% के आसपास लैंड आ जाएगी, जो कि
सड़कों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, रहने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। इसमें आ जाएगी आपकी पास्चर लैंड, इसमें आ जाएगी आपकी पास्चर लैंड मतलब चराई भूमि, इसमें आ जाएगी आपकी बैंड लैंड मतलब जो बंजर भूमि है। ओके, तो ऐसे करके आपको 6-7 कैटेगरीज है, उसमें ही आपको इसको एक्सप्लेन करना है और एक डायग्राम बनाना है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, नेक्स्ट आपका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन को चेक कीजिए। 11th जो आपका दिया गया है, हाउ पावर हैज़ बीन डिवाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान ने शक्तियों का बंटवारा कैसे किया, उसको एक्सप्लेन करना। देखिए, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिवाइडेड द पावर इनटू द 3+1। 3 वैसे 3 लिस्ट में ही डिवाइड किया गया, 4th जनरेट कर लीजिए। तो इसमें देखिए कि 3 मेन लिस्ट में डिवाइड किया है। देखिए पहली आ जाएगी आपकी यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची। अब इसमें क्या बताओगे कितने सब्जेक्ट है? देयर आर नियर अबाउट 100 सब्जेक्ट्स, वैसे 101 सब्जेक्ट इसमें 100+ सब्जेक्ट आते हैं, विषय आते हैं। सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश की बात नहीं, टॉपिक्स। ओके, तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें कितनी है? देयर आर मोर देन 100 सब्जेक्ट्स आती है। ओके, और क्या है सेकंड फीचर हम बताएंगे, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट। केवल जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, वही इनके ऊपर कानून बना सकती है। दूसरी चीज़ हो गई। थर्ड थिंग क्या रहेगी? थर्ड थिंग ये रहेगी कि एग्जाम्पल हम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम इंक्लूड करेंगे जैसे करेंसी हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, सिक्योरिटी हो गया, रेलवे हो गया। ये ऐसे जो सब्जेक्ट्स है, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर नेशन, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में आते हैं। इस लिस्ट में 101 सब्जेक्ट आते हैं टोटल। सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल केंद्रीय सरकार है, वही कानून बना सकती है, और ये राष्ट्रीय महत्व के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, विदेश मामले हो गए, सुरक्षा हो गया, लाइक दैट। ठीक, उसके बाद सेकंड लिस्ट आएगी। सेकंड लिस्ट में हम किसको इंक्लूड करेंगे? फर्स्ट हमारी यूनियन लिस्ट होगी, सेकंड होगी हमारी स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची। दिस लिस्ट इंक्लूड्स 62 सब्जेक्ट्स। अभी 62 सब्जेक्ट्स एट प्रेजेंट की बात करें तो 62 सब्जेक्ट्स इसमें दिए गए। ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। जो स्टेट गवर्नमेंट है वही केवल इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें होते हैं। जैसे इसमें हो गया एग्रीकल्चर हो गया, जैसे इरिगेशन हो गया, पुलिस हो गया, एटसेट्रा, वो सब कुछ इसमें आएंगे। उसके बाद तीसरी लिस्ट की बात करें तो वो हो जाएगी कोकरंट लिस्ट। कोकरंट लिस्ट हिंदी में कहेंगे समवर्ती सूची। इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? अभी की बात करें तो 52 सब्जेक्ट्स है इसमें। ओके, दीज सब्जेक्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द जो स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बोथ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। दोनों ही गवर्नमेंट इन दोनों के ऊपर कानून बना सकते हैं। हालांकि टकराव हो गया तो द लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कानून बनाए गए वही लागू होंगे इसमें। ठीक, इसमें जैसे हो गया मैरिज हो गया, एजुकेशन हो गया, ओके, इस टाइप के सब्जेक्ट्स है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद एक फोर्थ लिस्ट भी है अभी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी लेकिन एक लाइन मेंशन की गई थी। अगर कोई भूल चूक लेनी देनी हो तो एक और लिस्ट बना दी गई। ओके, उसको हम रेजिडरी लिस्ट कहेंगे, यानी कि अवशेष सूची, कि जो कुछ भी इफ एनी सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन इन अबव द 3 लिस्ट, कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो पहले की तीनों लिस्टों में मेंशन नहीं किया गया तो इस कैटेगरी में आएगा, इस लिस्ट में आएगा। ओके, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। देखिए, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो साइबर लॉज की ज़रूरत ही नहीं थी, अब तो ज़रूरत है। तो वो साइबर लॉज किस में आ गए? वो इस फोर्थ लिस्ट में आ गए और सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। ओके, तो ये होगा कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा शक्तियों को बंटवारा किया गया। आपका 12th जो क्वेश्चन रहेगा, 12th क्वेश्चन रहेगा, आपको बनाना है, आपको लोकेट करना है, मैप वर्क का क्वेश्चन है आपको। देखिए, जब तक हम PT1 की बात करते हैं तो आपके इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है कि उसमें मैप वर्क अच्छा खासा कवर किया जाए। तो इसमें देखिए, आपका फर्स्ट चैप्टर जियो का इंपॉर्टेंट रहेगा। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर में से हिस्ट्री में से मैप दिया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द टीचर्स, टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें देखिए हमने जो इंक्लूड किया है, देखिए ब्लैक सॉइल आपको दिखाना है। ब्लैक सॉइल की अगर हम बात करें इंडिया के मैप में तो थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पे, ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ से ये वाला बेल्ट है, तो यहाँ पे आप ब्लैक सॉइल दिखाओगे। एरिड सॉइल की बात करें तो यहाँ वाला जो बेल्ट है इसमें आप एरिड सॉइल दिखाओगे, शुष्क मिट्टी है। ठीक, फॉरेस्ट सॉइल की बात करें जो नॉर्थ इंडिया में हिमालयन जो रीजन है तो वहाँ पे आप फॉरेस्ट सॉइल दिखाओगे। चंपारण की बात करें तो ये बिहार में, नेपाल के बिल्कुल नीचे की साइड में, सेंटर के नीचे की साइड में, बिहार के नॉर्थ वेस्ट में आएगा, उत्तर पश्चिम में आएगा। दांडी की बात करें तो दांडी लगभग यहाँ आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल कोस्ट के साथ करना है।
तो ये आपका मैफक में रहेगा और ये था आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर। आई होप ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपके क्लास 10th के बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स के सिंपल क्वेश्चन पेपर है, वो हमने पब्लिश कर रखे हैं। आपकी बात की जाए क्लास 10th के हिंदी के, एसएस के, इंग्लिश के एमसीक्यूज है वो हमने पब्लिश कर रखे हैं। आपके क्लास 9th एसएसटी की बात करें तो इसके 2 बैचेस हमने पब्लिश किए हैं। एक तो आपका जीनियस बैच है, सेकंड आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है जिसमें हमने टोटल चैप्टर्स को कवर कर रखा है। नहीं देखें उन वीडियोज़ को तो प्लेलिस्ट में जा कर के देखिएगा, अच्छे लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।